थैंक्स। हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास का साइंस, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का प्रवर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जिसकी जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को प्रवर्तित कर देता है और यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन समझा जाता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 होते हैं। पहला, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा होता है आपतित किरण। दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि जो किरणें दर्पण पर आ रही है वो आपतित किरण है। दर्पण के जिस बिंदु पे पड़ रहा है वह आपतन बिंदु है और उस दर्पण के जिस बिंदु से टकराने के बाद दूसरे दिशा में जो किरण जा रही है उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। जो हमारा जो डायग्राम है इसमें स्पष्ट दिख रहा है। प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 प्रवर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब वहां बनता है जहां आपको प्रवर्तन के बाद 2 किरणें प्रतिच्छेद करती है तो या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है तो उस वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब होता है। हम लोग इसको सरल भाषा में और समझे, किसी बिंदु या वस्तु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटान करता है या कटान करता हुआ प्रतीत होता है तो वह बिंदु जो होता है आपको प्रतिबिंब होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। दोनों में अंतर यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। जब ये वास्तविक रूप में जब 2 किरणें प्रतिच्छेद करेगी तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और आभासी प्रतिबिंब यह तब बनाता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड के लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वस्तु के आगे जितना आपको वस्तु जितना दूरी पे होता है दर्पण के ठीक उतना ही पीछे आपको प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रवर्तित होता है। पार्श्व प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब इसमें वस्तु की दायां भाग बायां
प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह तल अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। नहीं, अगर अंदर की ओर प्रवर्तक सतह अगर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण है, अगर प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण है। दूसरा है गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये वाला जो डायग्राम है ऊपर वाला ये आपका अवतल दर्पण है और ये जो डायग्राम है नीचे दिख रहा है ये अवतल दर्पण, ऊपर वाला अवतल दर्पण है और नीचे वाला उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका प्रवर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर उभरा हुआ है और इसका ऊपर वाला जो है उसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है तो ये अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं गोलीय दर्पण का मध्य जो केंद्र होता है वो आपको वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के मध्य बिंदु आपको ध्रुव कहलाता है, इसे P से सूचित करते हैं। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। केंद्र और ध्रुव के बीच की मध्य बिंदु आपको फोकस कहलाता है और इसे बड़ा एफ से सूचित करते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। दर्पण की चौड़ाई द्वारा कहलाता है, इंग्लिश में एपर्चर कहते हैं और इसे एम से सूचित करते हैं। थोड़ा इसको हम लोग भाषा में देख लें, नीचे यहाँ पर लिखा गया है। ध्रुव, ध्रुव गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः P अक्षर से निरूपित किया जाता है। मुख अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। द्वारक, एपर्चर, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा की व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे Mn से दर्शाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मुख्य फोकस, मुख अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या प्रवर्तित किरणें मुख अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहलाता है। इसे अक्षर बड़ा एफ से छोटा एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, मुख्य फोकस को हम लोग बड़ा एफ से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं। तो हम लोग यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं छोटे द्वारा के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। हम इसे संबंध को R बराबर 2F द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ छोटा f होना चाहिए, बड़ा f नहीं होना चाहिए। R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। फोकस जो होता है त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण को आपतित कराया जाए तो आपको प्रवर्तन के बाद वह फोकस से मुख्य फोकस से गुजरता है। दूसरा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से, अगर मुख्य फोकस से गुजारा जाए तो प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आपको परावर्तित किरण हो जाती है।
यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य फोकस से आ रही है आपतित किरण और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण हो जा रही है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस हो जाती है। अगर केंद्र वक्रता केंद्र की दिशा में कोई आपतित किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन है अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर अगर ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में तिरछी अगर दिशा में आपतित कराया जाए, अगर ध्रुव पे तिरछी दिशा में आपतित कराया जाए तो तिर्यक दिशा में ही प्रवर्तित, जितना एंगल पे वो आएगा उतना ही आपको जिस तिरछी दिशा में आएगा जितना कोण पे उतना ही कोण पे क्या होगा, तिरछी दिशा में परिवर्तित हो जाएगा। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाता है। ये दोनों क्या होता है, मुख्य अक्ष पे क्या करता है, समान कोण बनाता है और मुख्य अक्ष ही अभिलंब हो जाता है इसमें। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का प्रक्रिया। अनंत पे अगर होगा तो फोकस पर बिंदु साइज का बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। सेंटर से अगर अलग है तो फोकस तथा सेंटर के बीच होगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति उस वास्तविक के उल्टा होगा। अगर वस्तु की स्थिति अगर सेंटर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी सेंटर पे ही बनता है और ये क्या होता है, समान साइज का होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर सेंटर और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब सेंटर से अलग बनता है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा होता है। अगर फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा और ये वास्तविक और उल्टा होगा। ये हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं। अगर ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्तित बनेगा, आभासी विवर्धित बनेगा, आभासी प्रतिबिंब होगा लेकिन बड़ा होगा और आभासी और सीधा होगा। बिंब की स्थिति अब हम लोग थोड़ा देखें, ये जितना भी कंडीशन देखे हैं 6, तो हम लोग 6 कंडीशन को हम लोग आरेख द्वारा देखें। पहला देखना है अनंत पे। अनंत पे जब आपको अनंत से जब किसी किरण को आपतित कराया जा रहा है तो प्रवर्तन के बाद वो कहाँ आपको मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है और वस्तु की क्या है, बहुत छोटा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरा है कि अगर सेंटर पर रखा जाए तो सेंटर पर हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर से अगर अलग रखा जाए तो वस्तु आपको क्या होता है, परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है और एक आपको क्या किया जाता है, डायरेक्ट फोकस से पास कराया जाता है, तो परिवर्तन के बाद कहाँ टकरा रहा है, ये आपको सेंटर और फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, दर्पण के सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं। दूसरा है कि सेंटर पर अगर रखा जाए तब कैसा होगा, तो सेंटर पर रखा जा रहा है तो आपको क्या हो रहा है, आपको परिवर्तन के बाद एक फोकस से गुजर रहा है, फिर एक आपको किरण क्या हो रहा है, फोकस से गुजारने के बाद में ये आपको डायरेक्ट का सेंटर पे ही प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों किरणें परिवर्तित किरणें, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है और प्रतिबिंब सेंटर पे बन रहा है। हम लोग नेक्स्ट और देख सकते हैं कि सेंटर और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो सेंटर और फोकस के बीच रखा जा रहा है तो देखा जा रहा है कि ये किरण प्रकाश दर्पण से अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, क्योंकि हमेशा फोकस से गुजरेगा और एक किरण को डायरेक्टली फोकस से गुजारा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका जो परिवर्तित किरणें जो है ये आपको सेंटर और अनंत के बीच बन रहा है और वस्तु के आकार से क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। अगर 5 में हम लोग देख रहे हैं कि अगर फोकस पर रखा जाए तो फोकस पर रखने पे क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि एक आपको फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के बाद फोकस से गुजर रहा है, फोकस से परिवर्तित किरणें फोकस से गुजर रहा है और एक किरण क्या हो रहा है, सेंटर के अनुदिश में आपको आपतित कराया जा रहा है, तो जिस दिशा में जा रहा है परिवर्तन के बाद उसी दिशा में आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको अनंत पे बन रहा है और वस्तु से क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर फोकस तथा ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाए तब कैसा बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा जा रहा है तो एक सेंटर का अनुदिश आपको आपतित कराया जा रहा है, आपतित किरण, तो ये परिवर्तन के बाद उसी दिशा में लौट रहा है और एक आपको
तिर्यक दिशा में ध्रुव से आपको ध्रुव पर आपतित कराया जा रहा है तो तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित हो जा रहा है। और दोनों इसकी आभासी जो किरणें हैं पीछे आपको दर्पण से पीछे आपको ए डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा है दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसे नोट कर लीजिएगा, आपका एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम लोग देखें तो उत्तल दर्पण में हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो किरणें जो है आपको दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब हो रहा है तो ये आपको प्रवर्तन के बाद आपको क्या हो रहा है, आपको प्रवर्तित हो जा रहा है। तो इसका आभासी जो प्रवर्तित किरण का जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से गुजर रहा है, तो फोकस अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। अगर मान लेते हैं आपतित किरण मुख्य फोकस के समांतर मुख्य फोकस के अनुदिश अगर आपतित कराई जाए तो ये दर्पण से टकराने के बाद उत्तल दर्पण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण को कर्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण प्रवर्तन के बाद उसी दिशा में वापस प्रतीत हो रहा है। अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश अगर आपतित कराया जाए तो प्रवर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में अगर आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही प्रवर्तित होती है, आपतित किरण प्रतिकिरण के आपतन बिंदु के मुख्य अक्ष से समान कोण बढ़ाती है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर ध्रुव पर अगर तिर्यक दिशा में किरण को आपतित कराया जाए तो आपको तिर्यक दिशा में ही प्रवर्तित हो जाती है। अब हम लोग इसमें कंडीशन देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक आकार, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर अनंत पे होगा तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु का आकार का होगा, आभासी तथा सीधा होगा। दूसरा हम लोग देख रहे हैं अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाए तो ये क्या होगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे और छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो हम लोग इसको आरेख में थोड़ा देख कर स्पष्ट करें। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस पे आपको उत्तल दर्पण है और इस पे किरण जो है आपको मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से किरण को आपतित कराया जा रहा है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि प्रवर्तन के बाद ये क्या हो जा रहा है, ये इसकी जो अपसरित जो प्रवर्तित किरण का जो अपसरित किरण जो है ऐसा आभासी प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको फोकस पे बने, क्योंकि इसी पर आपको प्रवर्तित किरणों का जो है आभासी जो किरण है ये आपको प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा और ये फोकस पे बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाए, अनंत तथा ध्रुव के बीच रखा जा रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि एक जो आपको मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराया जा रहा है तो ये फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रहा है, और एक आपको सेंटर का अनुदिश में कराया जा रहा है तो जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में लौट जा रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब जो है ये आपको ध्रुव और फोकस के बीच आपको कटान करता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा और ये ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा और सीधा होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग,
उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। अवतल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी इसे किया जाता है। दर्पण, गोलीय दर्पण द्वारा प्रवर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। याद होना चाहिए, मूल बिंदु के दाईं ओर +x और अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर -x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर +y अक्ष के अनुदिश मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर -y अक्ष के y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। मतलब साधारण भाषा में समझे कि आपको दर्पण के ध्रुव से आपको मापी गई हमेशा आपको जो दाईं ओर जो दूरी मापी जाती है वो धनात्मक होती है और बाईं ओर मापी जाती है तो ऋणात्मक होती है। और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी मापी जाती है, लंबवत दूरी ऊपर की ओर मापी जाती है तो प्लस और नीचे की अनुदिश मापी जाएगी तो ऋणात्मक। यहाँ हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि ध्रुव की आपको बाईं ओर आपको दूरी लिया जा रहा है तो ये धन चिन्ह में लिया जाएगा और बाएं और दाएं ओर लिया जाएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ध्रुव से आपको बाईं ओर दूरी लिया जाएगा तो ऋण चिन्ह और दाईं ओर लिया जाएगा तो धन चिन्ह, फिर उसका और ऊपर लिया जाएगा तो प्लस और नीचे लिया जाएगा तो माइनस। बीम की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v + 1/u बराबर 1/v होता है। प्रतिबिंब की दूरी v से सूचित किया जाता है, वस्तु की दूरी u से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी छोटा f से सूचित किया जाता है। आवर्धन, इसे इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार जिसमें ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना वर्धित है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमने यहाँ देख सकते हैं आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसे m से सूचित करते हैं तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, m बराबर hi बटा हो गया hi जो है इमेज है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m = hi अपॉन ho। m बराबर -v/u, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लिया जाता है और वस्तु की दूरी धनात्मक लिया जाता है तो m बराबर hi अपॉन ho बराबर -v/u। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। यदि hi अगर वस्तु की hi बराबर ho प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर है तो आवर्धन 1 होगा, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। यदि hi प्रतिबिंब अगर बड़ा होगा वस्तु से तो आवर्धन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा तो आवर्धन 1 से छोटा होगा और प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, 1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। यदि m + v हो और तो आवर्धन 1 से छोटा होगा तो दर्पण उत्तल होगा। यदि m बराबर +v और आवर्धन 1 से छोटा बड़ा है तो दर्पण अवतल होगा। यदि m बराबर -v तो आपको दर्पण अवतल होगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं और इस प्रकार से आपको प्रकाश का जो प्रवर्तन जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है।
इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित होता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी का अंतरा पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। आपको आपतित किरण जब वायु एक माध्यम हो गया, कांच एक माध्यम, वायु एक विरल माध्यम हो गया, कांच एक सघन माध्यम हो गया। तो जब आपको सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आपतित किरण प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर आपको तो ये आ रही है किरण, तो ये आपतित किरण है, और जब दिशा परिवर्तन कर ले रही है तो ये आपका अपवर्तित किरण है, और फिर अपवर्तित किरण कांच से बाहर निकल जा रही है तो इस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है तो वह आपको आपतन बिंदु होता है, उस पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर बराबर स्थिरांक। अपवर्तनांक को रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपको अपवर्तनांक कहता है कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल और बाटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। N21 का मतलब माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। N21 का मतलब V1 अपॉन V2, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम ऑफ लाइट फॉर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरी माध्यम में प्रकाश की चाल। N12 का मतलब माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष का अपवर्तनांक, तो NO2 के निरूपित करता है। तो V2 मतलब दूसरी माध्यम प्रकाश की चाल बटा प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तन, यदि माध्यम एक में निर्वात या वायु है तथा तो माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। N बराबर C/V मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी अन्य माध्यम प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल का 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। प्रकाशिक सघन माध्यम दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। प्रकाशिक विरल माध्यम दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वायु जो है विरल माध्यम है, दूसरे माध्यम मान लेते हैं कांच में जा रहा है, जल में रहता है, तो क्या है, सघन माध्यम है। विरल माध्यमों को इंग्लिश में रेयर मीडियम कहा जाता है, सघन माध्यम को इंग्लिश में डेंसर मीडियम कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, तब ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सघन माध्यम से जब विरल में जा रहा है तो ये अभिलंब से दूर हट रहा है। नेक्स्ट आता है गोलीय लेंस। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी पदार्थ जिसका एक या दोनों तल गोलीय है लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। यह अपसारी लेंस भी इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस में यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है और यह अपसारी लेंस कहलाता है। ये दोनों का डायग्राम ऐसा दिख रहा है।
उत्तल लेंस के किरणों के आरेख बनाने का नियम। हम लोग देख रहे हैं कि बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रकाश की किरण उत्तल लेंस अपवर्तन के बाद फोकस बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से गुजरेगी, दूसरी ओर F2 से गुजरेगी। हम लोग देख रहे हैं। दूसरा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। यहाँ देख रहे हैं कि फोकस F1 से गुजर रहा है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तीसरा हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि लेंस के प्रकाशी केंद्र, लेंस के मध्य आपको बिंदु को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसे प्रकाशी केंद्र कहते हैं। लेंस के प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है, डायरेक्टली मैंने सीधे निकल जाती है, इसमें दिशा में कहीं विक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्रम, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षिक आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति द्वितीय फोकस पे होगा और अत्यधिक छोटा होगा, आभासी तथा उल्टा होगा। अगर 2F1 से अलग होगा, 2F1 तो अनंत से अनंत के बीच होगा, तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा, छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। 2F1 पर होता है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा और प्रतिबिंब का समान साइज का होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। F1 और 2F1 के बीच रखा जाए वस्तु को तो ये 2F2 से और अनंत के बीच बनेगा और ये बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। नेक्स्ट आपको है कि फोकस पर रखा जाए, F1 पर रखा जाए तो ये अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच रखा जाए तो जिस और बीम है लेंस की उसी ओर बनेगा, उसका प्रतिबिंब का दिशा होगा, स्थिति होगा और ये बड़ा प्रतिबिंब होगा और इसकी प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। हमने यहाँ थोड़ा डायग्राम से देख सकते हैं। यह हम लोग देख रहे हैं कि जब आपको मुख्य अक्ष के आपको अनंत पर रखा जा रहा है तो यह अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर रहा है, तो ये आपको F2 पे बन रहा है प्रतिबिंब और वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। अब और क्या हो रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, उल्टा सीधा दोनों कह सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम लोग अनंत और 2F1 के बीच रखा जाए वस्तु को तो ये आपको क्या हो रहा है, अपवर्तन के बाद कहाँ हो रहा है, F1 F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है और ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग कंडीशन देख सकते हैं तीसरा में कि अगर मान लेते हैं 2F1 पे रखा जाए तो अपवर्तन के बाद आपको इसका प्रतिबिंब जो है 2F2 पे बन रहा है, तो वस्तु के बराबर बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि 2F1 और F1 के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है और वस्तु से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यदि अगर फोकस पर रखा जाए तो ये आपको अपवर्तन के बाद कहाँ हो रहा है, अनंत पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है और ये वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर 2F1 और अनंत के बीच रखा जाए तो ये आपको क्या हो रहा है, F1 और ध्रुव के बीच रखा, प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए तो ये अपवर्तन के बाद कहाँ है आपको मिलती हुई इसकी प्रतिबिंब, इसका प्रतित किरणों की आभासी प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के आपको पीछे बन रहा है और ये आपको वस्तु की दिशा, वस्तु के पीछा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा और आभासी बन रहा है। अवतल लेंस के किरणों का आरेख बनाने का नियम। हम यहाँ देख रहे हैं कि बीम से मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस अपवर्तन के बाद आपको चित्र में दिखाएगा अनुसार लेंस को उसी और स्थिति मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। हमने यहाँ देख रहे हैं कि आपको इस पे किरण आ रही है तो अपवर्तन के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अपवर्तित जो किरण है ये आपको F1 से आ रही है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण यदि अवतल लेंस अपवर्तन के बाद अक्ष के समांतर निर्गत कराया जाए, यदि मान लेते हैं फोकस के F2 की दिशा में अगर आपतित कराया जाए तो ये आपको अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाता है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए अपवर्तन अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति की स्थिति तथा अपेक्षिक साइज, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षिक आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। एक में अनंत पर अगर रखा जाए तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा और प्रतिबिंब की अपेक्षिक आकार अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब का प्रकृति आपको क्या होगा,
उल्टी तथा सीधा होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अनंत तथा लेंस पर रखा जाए तो ये फोकस तथा अब प्रकाशीय केंद्र के बीच इसके प्रतिबिंब की स्थिति होगा, और ये क्या होगा आपको बहुत छोटा होगा, और ये उल्टा तथा सीधा होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अब नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं अगर अनंत से अगर आपतित किरण कराया जा रहा है तो ये आप लेंस से अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद में इसका आभासी अपवर्तित किरणों की आभासी जो किरण है फोकस अपवर्तन प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको आभासी होगा एवं आपको क्या होगा सीधा होगा। ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यदि अगर 2f1 और f1 के बीच रखा जाए तो अपवर्तन के बाद इसकी आभासी अपवर्तित किरण कहाँ आपको प्रतिच्छेद कर रहा है, ये आपको f1 और आपको जो है प्रकाशीय केंद्र के बीच आपको कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपको वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण जैसे ही चिन्ह प्रॉपर्टी अपनाते हैं, किंतु लेंस में सभी माप उनके प्रकाशीय केंद्र से लिया जाता है। लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसमें भी वही सूत्र होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, HI/HO, m बराबर v/u, m बराबर HI/HO बराबर v/u। इसमें आवर्धन धनात्मक होता है। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, P बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर में लिया जाता है। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर का पावर -1 होता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, प्लस भी होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, माइनस भी होती है। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था और ये ख़त्म हो गया, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। और आप लोग पर डे वीडियो देखते चलिए ताकि आपके लिए इसका अच्छा अवसर लाभ मिल सके। थैंक्स।